स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम के हवाले से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि पीएमएस का जो पिछले साल यानी 2022 में जो पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर था, पीएमएस पंजाब के इंग्लिश ऐसे का, उसमें ऐसे आया था कि ग्लोबल वार्मिंग काजेज, कंसिक्वेंसेज एंड सोल्यूशन। तो उसमें सिंपली लिखनी थी उसकी काजेज, उसके कंसिक्वेंसेज और उसका सोल्यूशन। और सीएसएस का जो 2018 का पेपर था, उसके इंग्लिश ऐसे में सवाल आया था द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। तो 2018 में यह आया था। तो इसमें आपने जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट्स को मेंशन करना था और उसकी रिकमेंडेशन देनी थी, यानी सोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का, वे टू काउंटर इट, ये लिखना था। उसके अलावा तकरीबन 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। वो क्वेश्चन था जो 2012 में आया था, ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन, की हकीकत है या ऐसे मफरूज़ है। तो उसके अलावा पीएमएस का जो पाकिस्तान स्टडी का पेपर है, उसके अंदर भी ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आ सकता है और आता है। सीएसएस का जो करंट अफेयर का पेपर है 2023 में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एक 20 नंबर का। पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी आ चुका है, आई थिंक 2019 या 18 इस तरह के पेपर में ना है। पाकिस्तान अफेयर सीएसएस का जो पेपर है उसमें आ चुका है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है, ये पीएमएस का जो इंग्लिश ग्रामर का पेपर है, उसमें भी एक 20 नंबर का एक जो है आ सकता है और आया है 2020 के पीएमएस का 2020 का जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें ये क्वेश्चन आया है, 20 नंबर का एक ऐसे लिखना था। तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। इसमें मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसकी काजेज़ बताऊँगा डिटेल में। तो काजेज़ की आउटलाइन में बताऊँगा, उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद जी मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के जो दुनिया के ऊपर इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट में जो है मैं आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करने के बाद आपको कंक्लूड करके ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ रहेंगे इस लेक्चर में, तो इंट्रोडक्शन जो है इसको मैंने कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर किया है रिसर्च करके। तो कोई भी क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड आता है तो उसका इंट्रोडक्शन आपने कुछ इस तरह से लिखना है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैं इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने, चूंकि ये ऐसे के लिए या 20 नंबर के सवाल के लिए भी ये लिखा जा सकता है, ऐसे के लिए चूंकि मैंने इसको प्रिपेयर किया है, तो आप इंट्रोडक्शन इससे मिलता जुलता बना लें। उसके बाद इस इंट्रोडक्शन के लास्ट में कोटेशन है, तो उसके बाद फिर फर्दर हम अपना आगे चलेंगे। अगर आप एंड तक रहेंगे इस लेक्चर के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला फिक्र आपने इस तरह लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू प्लानट अर्थ, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रेटेस्ट थ्रेट है प्लानट अर्थ के लिए। तो शुरू में आपने बता दिया कि ये एक थ्रेट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, सॉरी लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ ऑफ ऑल द काइंड्स। तो उसके बाद दूसरा आपने थोड़ा सा बताना है कि देयर आर नॉट ओनली ह्यूमंस बट नेचुरल काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट्स दैट सिंस 1950 वर्ल्ड क्लाइमेट इज वार्मिंग प्राइमरीली एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन स्टॉप बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। आपने शुरू में थोड़ा सा ये बता देना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रेटेस्ट थ्रेट है प्लानट अर्थ के लिए। उसके बाद आपने ये बता देना है कि इसकी सिर्फ ह्यूमन काजेज नहीं है, इसकी नेचुरल काजेज भी हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा एविडेंस बता देना है, साइंटिफिक एविडेंस से 1950 के बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग में प्राइमरीली इजाफा हो रहा है, क्योंकि नॉन स्टॉप बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल और बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये भी बता देना है कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई है तो कॉन्स्टेंट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है। दूसरी उसकी वजूहत फिर आपने थोड़ी सी लिख देनी है, यानी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन में आपने जो आपके ऐसे का बॉडी होगा उसके बस पॉइंट लिखने हैं, थोड़ा सा 2-3 लाइनों के इंट्रोड्यूस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इन योर एग्जाम क्वेश्चन। तो अब आपने बताना कि अदर काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, इसमें डिफॉरेस्टेशन है, केमिकल रिलीज जो है वो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, प्लेट टेक्टोनिक है, वोल्केनिक इरप्शन है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है, माइनिंग है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर सेक्टर है,
पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये जो है इसकी मेजर काजेज़ हैं। स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन काजिंग सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है एक सीरियस थ्रेट है, किन के लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए है, ह्यूमन लाइफ के लिए यानी वाइल्ड लाइफ के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग ही की वजह से साल 1990 जो था, द ईयर 1990 वाज द हॉटेस्ट ईयर एंड 1991 वाज द सेकंड हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इस दफ़ा जो 2015 का साल था हैज़ बीन रिकॉर्डेड हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद ये आपने इसके थोड़े कंसिक्वेंसेस बता दिए, एक मुक्त सिरन वेरी शॉर्टली। तो उसके बाद आपने इसको कम्बैट करने के लिए, इसको रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा बता देना कि एक तो हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, अर्थ समिट, बाली समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या इन्वायरमेंट के रिलेटेड हर साल जो ग्लोबल समिट होता है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंडर, तो उसको फॉलो करें। रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको कम इस्तेमाल करें, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ इस्तेमाल करें, प्लांट और ट्रीज़ जो हैं उनकी तादाद में इजाफा करें। इस तरह के बाकी जो है आपने स्टेप्स लेने हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ को काउंटर किया जा सके। अब मैं जो है आप इंट्रोडक्शन के बाद एक ये वाला कोटेशन या इस तरह की कोई और कोटेशन आप मेंशन कर सकते हैं। एल्बर्ट गोर था, अमेरिकन का इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, जो कि 45th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रहे हैं अपना, और उसके अलावा ये नोबल पीस प्राइज़ भी उन्होंने 2006 में आई थिंक विन किया है। तो उनकी कोटेशन है कि वी फेस अ ट्रू प्लानेटरी एमरजेंसी, द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट ए पोलिटिकल इशू, इट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल चैलेंजेस टू ऑल द ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ जो है ये आपने इंट्रोडक्शन अगर आप लिख देंगे, अपने इंट्रो के बाद ये वाली कोटेशन लिख देंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों आ जाते हैं तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन के बाद मुक्त सिरन से ना इनका डिफरेंस दे देना है, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसकी आउटलाइन भी दे देंगे। तो आप थोड़ा सा लिख देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द करंट इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। कि ग्लोबल वार्मिंग जो है सिर्फ अर्थ सरफेस के करीब जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो एवरेज इंक्रीज है उसको डिस्कस करती है, वो बताती है। जबकि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली रेफर्स टू global changes in temperature but also changes in wind, precipitation, length of season, frequency of extreme weather events like drought हो गए, floods हो गया। तो इन तरह की चीज़ों को जो है वो आइसबर्ग हो गए, ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो गई, इस तरह की सारी चीज़ों को जो है वो कवर करती है क्लाइमेट चेंज। तो इसका आपने थोड़ी सी डेफिनेशन देके उसके बाद आपने अपनी आउटलाइन बनानी है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आउटलाइन बनानी है काजेज़ की और ये आउटलाइन लिख देनी है या इससे मिलती जुलती आउटलाइन लिख देनी है। अगर आपने अटैम्प्ट करना है 20 नंबर का क्वेश्चन तो फिर आपने क्या करना है, पॉइंट लिख देना है काजेज़ का, उसके बाद पॉइंट लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन करती जानी है। तो मैंने इस पर थोड़ी सी वर्किंग की है, आपको थोड़े से फैक्ट एंड फिगर बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये जो मैंने बनाया है डिफॉरेस्टेशन, तो इसमें डिफॉरेस्टेशन जो है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% फॉर ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर एंड बर्निंग एंड कटिंग ऑफ 34 मिलियन एकर्स ऑफ ट्रीज पर ईयर। तो आपने ये बता देना है डिफॉरेस्टेशन का। तो उसके बाद आपने लिख देना कि हर रोज़ तकरीबन ना 5500 एकर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा मैं आपको एक और बता देता हूँ कि एज ए कंसिक्वेंस ऑफ मैसिव लॉस ऑफ फॉरेस्ट, कि इतनी बड़ी तादाद में, ज़्यादा मकदार में जो है फॉरेस्ट जो है वो लॉस कर रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबल कार्बन लेवल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.4% हर साल के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ट्रीज़ जो हैं वो आपको पता सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द ग्लोबल कार्बन साइकिल बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो इस तरह का कुछ डाटा आपने लिख देना है। उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि अगर फर्ज करें एक कोई जंगल है या कोई
इस तरह का इलाका है जिसमें ट्रीज़ ज़्यादा हैं। तो जैसे आबादी बढ़ती है तो आबादी को अकोमोडेट करने के लिए एग्री लैंड जो है वो हाउसिंग में कन्वर्ट होती है। तो उसके अलावा मोटरवेज़, रोड्स वगैरह बनाने के लिए जो हमारे दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, तो उनको भी हम काट देते हैं। नहरें बनाने के लिए, मोटरवेज़, रोड बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाने के लिए भी काफ़ी सारी जो हैं वो जंगलात जो हैं वो कम हो रहे हैं, बिलखसूस फॉर द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अब ये बताएं कि अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड ड्यू टू मैन मेड यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। तो उसके अलावा व्हीकल का जो इंजन है उससे भी ये जो है गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं। तो ये जो गैसेस हैं या यूज़ ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस है, तो इसकी जो इंक्रीज़ है इन यूज़, इसके इस्तेमाल में जो इजाफा है वो ज़ाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करें तो इनका यूज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी बेसिकली होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन के लिए, कि ज़मीन के अंदर से जैसे तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, कोई सोना के ज़खायर हैं उनको निकालते हैं, तो उनको इस अमल को माइनिंग कहते हैं। इसमें खुदाई होती है। खुदाई के लिए काफ़ी सारा लंबा इलाका, बड़ा इलाका जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसको इवैक्यूएट किया जाता है नॉर्मल इलाके से, इसकी फिर माइनिंग करके उसके अंदर से गैस या जो भी चीज़ है वो निकाली जाती है। तो कोल और ऑयल की जो माइनिंग है उससे मीथेन गैस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। उसके अलावा नेचुरल गैस की फील्ड से लीकेज भी होती है। मीथेन की भी लीकेज नेचुरल गैस की फील्ड से भी होती है। तो ये भी एक दूसरा अपना सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इस तरह माइनिंग जो है वो एक तो बड़ा एरिया कवर करती है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है। माइनिंग से जो रॉ मटेरियल है, रॉ प्रोडक्ट है, उसको एक्सप्लोर करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह जिस इलाके के अंदर माइनिंग होती है वहाँ का तकरीबन जो है जंगल है या कोई भी ग्रीन एरिया ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ इन इलाकों में मीथेन भी एक्सेसिव हो जाती है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ये डिप्लेट हो रही है। आपको पता है 1985 में अंटार्कटिक के मुकाम पर एक ओजोन होल जो है वो इन्वेंट हुआ था, वो दरिया नज़र आया था। तो साइंटिस्ट जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स के अंदर यूज़ होती हैं उन गैसेस का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएं ताकि जो ओजोन की डिप्लेशन है उसको काबू किया जा सके। उसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन जो है आतिशफशां का फटना, यानी ज़मीन के अंदर से अर्थ इंटरनल सरफेस ऑफ अर्थ इज़ लाइक अ रेड हॉट लिक्विड रॉक जो कि इंटरनल प्रेशर की वजह से ऊपर उठते हैं। अगर उसके बाद ज़मीन का जो हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, उससे ये बाहर फटते हैं। तो ये एक तो ये फसलों वगैरह की तबाही करते हैं, पॉपुलेशन की तबाही करते हैं। दूसरे नंबर पर इससे जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। तो टेम्परेचर के अलावा ये मुख्तलिफ टॉक्सिक गैसेज रिलीज़ करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से डेंजरस होती हैं। तो ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। रिलीज़ ऑफ केमिकल्स इन एटमॉस्फेयर, जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ख़ास तौर पर जो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो है गैसेज रिलीज़ होती हैं, सल्फ़र, सॉक्सेज और नॉक्सेज। सॉक्सेज में सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और सल्फ़र। नॉक्सेज में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HNO3, इस तरह की गैसेज जो हैं वो रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, ज़ाहिर है फिर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बनती हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये मैंने बता दिया कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसकी वजह से ये गैसेज रिलीज़ होती हैं। यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। तो हमारी इंडस्ट्री जो है, जैसे अगर हम पाकिस्तान परस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे पानी, चूँकि हमारे पास डैम्स नहीं हैं तो पानी की स्टोरेज कम होती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो तकरीबन मोर देन 50% डिपेंड्स ऑन हाइडल, मोर देन 50% जो हमारी है थर्मल डिपेंडेंट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। उसके लिए थर्मल का चूँकि इस्तेमाल से क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट होता है,
क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा हमारी जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर कोई स्क्रबर या फिल्टर या इस तरह के कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं लगे हुए जो कि गैस को इन्वायरमेंट में इंटर होने से पहले ही उसको मिनिमाइज़ कर दे, उसकी क्वांटिटी को। कुछ जो बड़े इदारे हैं उनके अंदर लगी हुई हैं, बाकी इदारों में नहीं लगी हुई। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके भी वजह से मुतासिर हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट के अंदर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय इंडस्ट्री। इस वजह से जो हमारा इंडस्ट्री इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी क्वांटिटी है हार्मोनिक इसकी गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की, उसकी मकदार में इजाफा होता जा रहा है। उसके अलावा मैं यूज़ ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको बता रहा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, तो ये बेसिकली नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर को, खेतों को पानी देने के लिए जो ट्यूबवेल इस्तेमाल होता है उसमें फ्यूल यूज़ होता है। उसके अलावा मोटरसाइकिल, बाइक्स वगैरह इनके ऊपर भी जो फ्यूल यूज़ होता है, ज़ाहिर है ये फिर ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसमें कोल, ऑयल और गैस आते हैं। इसकी वजह से भी इसका जो धुआं होता है इसकी ये भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये इसकी जो है स्टूडेंट्स मेजर काजेज़ हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे डेंजरस इफेक्ट जो है वो है ओकेनिक एसिडिफिकेशन, के समंदर की, ओशन की जो पानी है उसकी एसिडिफिकेशन, उसकी तेज़ाबियत में इजाफा हुआ है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि ओशन एसिडिफिकेशन इज़ वन ऑफ द टॉप इन्वायरमेंटल इशू टुडे। मेजरमेंट्स जो है वो मेजरमेंट्स हैज़ बीन मेड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स which shows that the ocean carbon dioxide level has been rising in response to increased carbon dioxide concentration in atmosphere, mainly because of use of greenhouse gases. This increased carbon dioxide in atmosphere is leading to increase in acidity. The IPCC forecast that the ocean pH will fall between 0.14 to 0.35 units over the 21st century. IPCC जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी ये फोरकास्ट है कि ओशन की जो पीएच है वो फॉल कर जाएगी 0.14 टू 0.35 इस सदी के आखिर तक, इस ये जो 21वीं सदी है ना इसके आखिर तक। दूसरे नंबर पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक्सेप्शनल वार्म सीज़न। तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना तो वार्म सीज़न जो है उसकी लेंथ बढ़ गई है। द क्लाइमेट चेंज आर सीन वर्ल्ड वाइड, एक्सेप्शनल वार्म समर आर अनदर इफेक्ट ऑफ global warming. European, American and Asian countries have already witnessed these changes considerably. अगर आप देखें तो गर्मियों का जो सीज़न है हमारे पास तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने का होता है और सर्दियों का 3 साढ़े 3 महीने का होता है। तो ये जो है एक मेजर इशू है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है वो है डिले इन ओजोन रिकवरी। तो 1985 में जो हमारा अंटार्कटिका के मकाम पर हमें एक ओजोन का होल मिला था जिसकी वजह से डायरेक्टली हार्मफुल टॉक्सिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन has been reaching to the earth's surface. Before the depletion in ozone layer, these ozone layers had completely stopped all the kind of ultraviolet and harmful radiations above the ozone layer. तो अब जो है ओजोन लेयर की में सुराख की वजह से वो गैसेस नीचे आ रही हैं और नीचे से भी, ग्राउंड से भी जो है मुख्तलिफ जो मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं, माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिप्लेशन ऑफ ये हमने क्या डिस्कस किया, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, वोल्केनिक इरप्शन, केमिकल इन सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो इन्वायरमेंट जो है मज़ीद पोल्यूट होता जा रहा है और ओजोन लेयर की रिकवरी में जो है वो डिले हो रहा है। तो जो ओजोन लेयर की रिकवरी में डिले हो रहा है तो उतना ज़्यादा चांसेस है कि हार्मफुल रेडिएशन उतना ज़्यादा अरसा तक नीचे आएंगी। तो ओजोन लेयर की रिकवरी के लिए स्पेशल एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसको बोलते हैं जी स्टूडेंट्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये तकरीबन 1987 के अंदर ये जो है अग्री हुआ था और इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1989। तो
इसके अब तक तकरीबन मेंबर जो हैं वो 197 हैं। तो इसमें ये तय किया गया है कि इसका काम है कि ओजोन लेयर को जितना जल्दी हो सके उसको दोबारा ख़त्म करना, ओजोन लेयर के अंदर जो होल है उसको ख़त्म करना है। तो इस और क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 2050 से 2070 के दरमियान हम जो है ओजोन का जो होल है उसको रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है डिले इन ओजोन होल रिकवरी, तो ये आपने इस तरह लिखना है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगला हमारा पॉइंट है ग्लेशियर्स मेल्टिंग। तो ग्लेशियर्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बायस तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, यानी साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स विल डिसअपियर विद इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्लड। तो पानी का मसला बनाएगा, ज़ाहिर है जब एक दफ़ा बह जाएंगे तो फिर एक दफ़ा तो पानी होगा, उसके कुछ अर्से के बाद पानी पीने वाला ख़त्म हो जाएगा। जब ये एक दफ़ा बहेंगे, ख़त्म होंगे या ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे तो ज़ाहिर है फिर फ्लड का मसला आएगा। तो उसमें थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर ये है कि हिमालय ग्लेशियर्स हैव बीन श्रंक्ड, हिमालय ग्लेशियर्स हैव बीन श्रंक अबाउट 30% सिंस 1980। उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर्स हैज़ बीन रिट्रीटेड अराउंड 1 किलोमीटर इन पास्ट 30 ईयर्स। वो भी आप कह रहे हैं 1980 से अब तक सियाचिन ग्लेशियर्स जो है वो 1 मीटर जो है अपना 1 किलोमीटर जो है वो रिट्रीट हो चुका है। उसके बाद ये है सी लेवल राइजिंग। सी लेवल राइज इन सी लेवल जो है इज़ आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। वाटर लेवल हैज़ बीन राइजिंग ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड थर्मल एक्सपेंशन जो है वाटर की उस वजह से और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो है सी लेवल राइज हो रहा है। ओवर द लास्ट सेंचुरी एन एवरेज सी लेवल बिटवीन 10 to 25 सेंटीमीटर हैज़ बीन रिकॉर्डेड विच हैज़ पुट इन डेंजर द मोस्टली आइसलैंड कंट्रीज, स्मॉल आइसलैंड कंट्रीज। तो उसके अलावा मैं आपको साथ थोड़ा सा और फैक्ट एंड फिगर डिस्कस करता हूँ कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 12% ऑफ बांग्लादेश विल सबमर्ज विद ए सी इफ़ द लेवल ऑफ सी राइज जस्ट 1 मीटर के 1 मीटर सी लेवल बढ़ने से 12% बांग्लादेश जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। उसके अलावा मैनी आइसलैंड कंट्रीज विल अल्टीमेटली लॉस देयर एग्जिस्टेंस एंड विल बी वॉश्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बिल्डिंग्स एंड रोड्स क्लोज टू वाटर और सी विल बी वॉश्ड अवे। जो हमारे कराची के नज़दीक समंदर के नज़दीक इलाके ठंडा बदीन वगैरह हैं, तो ये भी क्लाइमेट साइंटिस्ट प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ये भी कुछ अर्से तक जो है वो कुछ डेकेड्स तक जो है ये इफ़ेक्ट कर जाएंगे, अपना ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये है स्टूडेंट्स फूड इनसिक्योरिटी का ये है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह हैं, तो इसके अंदर साइंटिस्ट की जो एक एस्टिमेशन है या उनकी रिसर्च है वो ये बताती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये तकरीबन 16% जो है हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को कम करता है। उसके अलावा गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती हैं कि पानी जो है फसल को ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है। तो इसी तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ओवरऑल हमारा फूड साइकिल जो है वो बैडली डिस्टर्ब होता है। उसके अलावा वाटर इनसिक्योरिटी है, इस तरह फूड इनसिक्योरिटी के साथ वाटर इनसिक्योरिटी है। वाटर इनसिक्योरिटी ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पाकिस्तान हैज़ कैपेसिटी टू स्टोर वाटर अबाउट 10% ऑफ इट्स एनुअल रिवर वाटर फ्लो। तो हमारे पास जब स्टोरेज कम है, ग्लेशियर्स जो है वो तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने चौथे पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया है, ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, हमारे पास स्टोरेज 10% है, बाकी का जो जितना पानी है वो हमारा ज़ाया हो रहा है कहाँ पे, कराची के पास समंदर में जाके। तो मैं आपके साथ आपको बताऊं कि 2010 का जो फ्लड आया था उसमें तकरीबन 36 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो समंदर में बह गया था, जो कि एक बहुत बड़ी मकदार है पानी की, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। उसके अलावा जी वाटर क्वांटिटी के बाद फ्लड्स है, जैसे ही ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलेंगे तो पानी की मकदार बढ़ेगी, हमारे पास चूँकि स्टोरेज है नहीं तो ये फ्लड का मसला पैदा करेगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि अपना ग्लोबल वार्मिंग है ही टेम्परेचर में इंक्रीज़ है ये बेसिकली। टेम्परेचर जो है हमारा तकरीबन 5 डिग्री ना पिछले कोई 30 साल में बढ़ चुका है। अब एवरेज टेम्परेचर हमारे सब कॉन्टिनेंट में 50 तक चला जाता है, जो कि कुछ अर्सा पहले 45 तक जाता था। डेजर्ट वुड इंक्रीज, जब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो अर्थ जो है वो जल्दी खुश्क हो जाती है, ड्राई अप हो जाती है। स्टूडेंट्स
क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इशू को ख़त्म करने के लिए या मिनिमम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल यूज़ करेंगे, उसके साथ हम हाइब्रिड व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम क्लीनर डीजल व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं, हम जो है रोड से रेल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइकिल बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना या पैदल वॉक करना। तो ट्रांसपोर्ट की हम अपनी बाकी प्लानिंग करके है, इस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग के इस पॉइंट के हवाले से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जी प्लांटिंग मोर ट्रीज़। ये तो आपको पता ही है कि जितने ज़्यादा हम फॉरेस्ट में इजाफा करेंगे, ट्रीज़ में या प्लांटेशन में इजाफा करेंगे तो उतना फ़ायदा है। इसमें हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, वुड की जो हार्वेस्टिंग है, इलीगल हार्वेस्टिंग या टिम्बर माफिया है, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जी है यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पानी के साथ बिजली पैदा होती है वो यूज़ कर सकते हैं, सोलर सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि हमारा बलूचिस्तान की जो वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो खाली पड़ी है, उसके अंदर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जियो थर्मल यूज़ कर सकते हैं, बायो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, CCS यूज़ कर सकते हैं। CCS जो है बेसिकली कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के 3 मेन पॉइंट्स हैं, तो इसको आपने कैप्चर और स्टोरेज कैसे करना है। पहले नंबर पे है ट्रैपिंग एंड सेपरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर गैसेस। दूसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्टिंग दिस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टोरेज लोकेशन। आखिरी पॉइंट ये है कि स्टोरिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड फार अवे फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट मे बी अंडरग्राउंड और डीप इन ओशन और फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये पॉइंट्स जो है अगर आप नोट करते जाएंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल, के फोसल फ्यूल के जो है यूज़ है उसमें कमी करें। तो आप जो है नॉन रिन्यूएबल चीज़ों पे जाएं, जैसे मैं ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ। इंडस्ट्री शुड रिड्यूस देयर इमिशन थ्रू यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो है जो गैसेज हैं सॉक्सेस और नॉक्सेस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, उसके अलावा नॉक्सिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेज हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, उनका इन्वायरमेंट के अंदर जो इमिशन है उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ से। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ऑन सबस्टेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। तो प्रोटोकॉल जो है टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ various gases like chlorofluorocarbon or hydrochlorofluorocarbons which are primarily responsible for the ozone layer depletion। तो ये जो है Montreal Protocol was agreed on 1987 and came into force on 1989। Till to date 197 members have ratified this। 197 ममालिक जो हैं इसके हैज़ रेटिफाइड दिस इन्वायरमेंटल ट्रीटी। एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट अरेंजमेंट द ओजोन होल इन अंटार्कटिका विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन 1985 इज स्लोली रिकवरिंग। द क्लाइमेट साइंटिस्ट थॉट दैट इंडिकेट दैट ओजोन लेयर विल रिटर्न टू 1980 लेवल्स बिटवीन 2050 से 2070 के दरमियान जो है वो अपनी असल लेवल पे आ जाएगी। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटिंग मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। तो इसका जो है पार्टिकुलरली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसके ना रिड्यूसिंग टारगेट्स हैं, इमिशन रिड्यूसिंग टारगेट। तो ज़ाहिर है आपने ज़्यादा तो इसमें नहीं लिखना, आपने ये लिख देना कि द मेन गोल ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज़ टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ मैन ग्रीन हाउस गैसेस। मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एमिशन को कंट्रोल करना है। अभी मैं आपको इसकी मेन ग्रीन हाउस गैसेस भी बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी हैं। एक तो जी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड, चौथे नंबर पे सल्फर हेक्सोफ्लोराइड, उसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, ये जो है मेन गैसेज हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग अर्थ समिट और जो है वो रेड प्लस है रिड्यूस्ड एमिशन फ्राम डिफोरेस्टेशन एंड रिड्यूस्ड एमिशन फ्राम डिफोरेस्टेशन, RED का मतलब है जी रिड्यूस्ड एमिशन फ्राम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये जो है ये रेड जो है पहले डेवलप हुआ था 2005 में, और रेड प्लस जो है इसके अंदर फिर फर्दर मॉडिफिकेशन करके 2007 में ये बनाया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है, और ये इंसेंटिव्स ये जो है देता है फॉर द पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। तो इसके हवाले से जो है ये इंसेंटिव्स देता है। दूसरे नंबर पे जो है रेड प्लस कंसेप्चुअलाइज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स फॉर रिडक्शन इन डिफोरेस्टेशन। तीसरे नंबर पे है कंट्रीज दैट रिड्यूस द क्लाइमेट एमिशन एंड अंडरटेक सस्टेनेबल management of forest will be entitled to receive funds and resources as an incentives। तो ये जो है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। उसमें लास्ट में थोड़ा सा ये भी आप लिख देना कि ये पॉवर्टी एलिविएशन गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम को के बारे में भी ये बताता है। तो इसके बाद जो आपने कंक्लूजन लिखना है वो इंट्रोडक्शन को रीफ्रेज करके लिख देना है। तो कंक्लूजन में भी आपने शुरू में बताना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है इज ए ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग। आपने बताना है कि इसकी फलां रीजंस हैं। रीजन जो मैंने आउटलाइन में लिखी हुई हैं 10, आप इसी के पॉइंट लिख दें कि ये रीज़न है। इन रीजंस की वजह से कौन सी लाइफ इफेक्ट आपने लिखना है कि ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग our world is in serious threat because human life, wildlife, environment, agriculture, तो ये मेन चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं। उसके बाद आपने बताना कि ये कोई लॉस ऐसा इशू नहीं है जो कि रिजोल्व नहीं हो सकता, जो काउंटर बैक नहीं हो सकता। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू काउंटर दिस इशू। तो आपने ये पॉइंट लिख देना है, और आखिर में पॉजिटिव होप के साथ जो है अपने ऐसे को कंप्लेन करता है कि वी होप दैट द वर्ल्ड विल वर्क टुगेदर strongly committed to control the issue of global warming and climate change, and the world will become prosper and happy by controlling this climate change और global warming issue। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कम्प्रिहेंसिवली बताया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।